नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 13 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं लघु पाराशरी की। लघु पाराशरी ज्योतिष का ऐसा ग्रंथ जिसको पढ़े बिना एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन पाना असंभव है। आज हम बात करेंगे लघु पाराशरी के श्लोक नंबर 21 की। जानते हैं श्लोक नंबर 21 क्या कहता है। श्लोक नंबर 21 लघु पाराशरी का और योग कारिकाध्याय का ये 8वां श्लोक है। श्लोक नंबर 21 कहता है, यदि केंद्रे त्रिकोणे वा निविसेताम तमो ग्रहो नाथे नान्य तरेढ्यो संबंधाध्योग कारकौ। चलिए एक कुंडली ले लेते हैं, उस पर थोड़ा सा अध्ययन करेंगे और इसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। ये आपकी स्क्रीन पे एक कुंडली है। क्या कहता है श्लोक नंबर 21, राहु या केतु यदि केंद्र या त्रिकोण में स्थित हों और केंद्र में स्थित होकर त्रिकोणेश से संबंध करें अथवा त्रिकोण में स्थित होकर केंद्रेश से संबंध करते हो तो योग कारक होते हैं। अगेन राहु केतु के योग कारक होने की कंडीशन बताई गई है कि कब ये योग कारक होते हैं। राहु और केतु पहले हम श्लोक नंबर 13 में बात कर चुके हैं। श्लोक नंबर 13 में हमने बात करी थी राहु और केतु के शुभाशुभ निर्णय की, जिसमें कि हमने श्लोक की बात कर रही थी, यद्यद भाव गतो वापि यद्यद भावेश संयुक्तो तत्तत् फलानि प्रबलौ प्रतिषेधम तमो ग्रहो। इस श्लोक में हमने ये चर्चा की थी कि राहु और केतु किसी भी राशि का स्वतंत्र अधिपति नहीं माने गए हैं। इट मीन्स राहु और केतु जिस भाव में स्थित हों अथवा जिस भावेश के साथ बैठे हों उसी से संबंधित फल बलवान होने पर देते हैं। अब यहाँ पर उसी बात को अब आगे बढ़ाया जा रहा है। एक तो कंडीशन ये थी कि जिस भाव में बैठेंगे, जिस राशि के साथ बैठेंगे, जिस ग्रह के साथ बैठेंगे उसका प्रभाव देंगे। अगेन इसमें जो बात की जा रही है कि केंद्र या त्रिकोण में स्थित हो और केंद्र में स्थित होकर त्रिकोणेश से संबंध करे अथवा त्रिकोण में स्थित होकर केंद्र से संबंध करें तो योग कारक बन जाते हैं। संबंध देखिए, अगेन संबंध जो शब्द आया है, संबंध जब हमने बात करी थी एपिसोड नंबर 13 में श्लोक नंबर 14 की। श्लोक नंबर 14 में हमने विस्तार से चर्चा कर रही थी 4 प्रकार के संबंधों की हमने बात करी थी। यहाँ पर डिटेल में तो हम बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आपको याद हो तो श्लोक नंबर 14 में हमने बात करी थी सहावस्थान संबंध की, दृष्टि संबंध की, क्षेत्र संबंध की और स्थान दृष्टि संबंध की। तो यहाँ पर राहु और केतु के लिए केवल और केवल सहावस्थान संबंध ही बन सकता है। क्यों बन सकता है? क्योंकि राहु और केतु की जब हमने श्लोक नंबर 13 में बात करी थी, लघु पाराशरी ने श्लोक नंबर 13 में बात करी थी, तो ना तो उसने उसके दृष्टि संबंध की बात करी थी, ना उसने उसके राशि संबंध की बात करी थी, क्योंकि राहु और केतु की राशियों की चर्चा नहीं की गई है। लघु पाराशरी राहु और केतु की राशियों की बात नहीं करती है, तो यहाँ पर ये नियम काम नहीं करेगा। दूसरी बात, लघु पाराशरी राहु और केतु के दृष्टियों की भी बात नहीं करती है। वैसे इन जनरल अगर देखा जाए तो राहु के और केतु की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है, कंसीडर की जाती है, अप्लाई की जाती है, योग कारक भी होती है। अगर व्यवहार में देखें या व्यवहारिकता में देखें तो ये वर्क करती है, लेकिन क्योंकि लघु पाराशरी ने इसकी बात नहीं की है तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। क्योंकि जो भी हम ग्रंथ पढ़ते हैं उसके नियमों के आधार पे हमें सारी चीज़ें फॉलो करनी होती है। अगर नहीं करेंगे तो इट मीन्स कि हम गलत जा रहे हैं, हम कहीं ना कहीं उसको नियमों को, उसके सिद्धांतों को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो ना तो हम यहाँ पे राहु केतु की दृष्टि की बात करेंगे और ना ही हम यहाँ पर इसके राशियों की बात करेंगे। यहाँ पे जो हमारा, अगर ये दोनों चीज़ों की हम बात नहीं करते हैं तो सीधी सी ना तो हमारा केवल सहावस्थान संबंध बनता है, जो कि युति संबंध कहलाता है। साधारण भाषा में इसको कहते हैं युति संबंध। दृष्टि संबंध नहीं हो सकता है क्योंकि दृष्टि संबंध में 2 ग्रह परस्पर एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देखने चाहिए, क्योंकि राहु केतु देखते नहीं है तो इसलिए दृष्टि संबंध नहीं बनेगा। क्षेत्र संबंध, एक दूसरे के भावों में बैठे हो तो राहु और केतु का कोई भाव ही नहीं होता, कोई राशि नहीं होती, तो इसका मतलब ये है कि इसके क्षेत्र संबंध भी नहीं बनता है। स्थान दृष्टि संबंध में क्या होता है कि उसकी अधिष्ठित राशि का स्वामी पूर्ण दृष्टि से देखता हो। स्थान दृष्टि संबंध कहता है कि जब किसी को उसकी अधिष्ठित राशि का स्वामी पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो वह स्थान दृष्टि संबंध बनता है। तो
ये भी संबंध नहीं बनेगा। देखिए ये 4 प्रकार के संबंध जो हैं, इसकी अगर आपको विस्तार से जानना है तो आप वो इस एपिसोड देख लीजिएगा। इसलिए हमने बड़ी सूक्ष्मता में या बहुत ब्रीफ में चर्चा करी है इसकी। तो केवल यहाँ पे सहावस्थान संबंध बन सकता है, युति संबंध बन सकता है, जिसको साहचर्य संबंध भी कह सकते हैं। अब कुंडली में देख लेते हैं। अब मान लीजिए जैसे राहु बैठा हुआ है, राहु बैठा हुआ है सप्तम भाव में, केंद्र पे बैठा हुआ है। यदि यह किसी त्रिकोण से और संबंध कर ले, यानी कि गुरु से या मंगल से अगर संबंध बना लेता है, इस कुंडली के हिसाब से 2 त्रिकोण होते हैं, केंद्र होते हैं 3, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव। इन तीनों भावों में से किसी भाव में राहु बैठे और पंचम भाव या नवम भाव के स्वामी के साथ संबंध बना ले, युति बना ले। सीधी सीधी बात कहते हैं, सहावस्थान संबंध बना ले, इसका मतलब युति बना ले। इसके साथ मंगल या गुरु, इन दोनों में से कोई एक बैठा हो तो ये योग कारक बन जाएगा। अथवा दशम भाव में राहु बैठा हो और गुरु या मंगल में से इसके साथ कोई बैठा हो तो योग कारक बन जाएगा राहु या केतु। हम दोनों की ही बात कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों की चर्चा हो रही है। या फिर चतुर्थ भाव में राहु या केतु बैठे हों और गुरु और मंगल से संबंध बना ले तो योग कारक बन जाएगा। योग राजयोग कारक बन जाएगा या शुभ फल प्रदान करने में समर्थ हो जाएगा या श्रेष्ठ फल प्रदान करने में समर्थ हो जाएगा। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है कि ये पंचम भाव या नवम भाव में से किसी एक भाव में बैठ जाए और इन तीनों भावों में से किसी एक भाव के साथ युति संबंध बना ले, सहावस्थान संबंध बना ले। इसका मतलब पंचम भाव में बैठकर मंगल शनि या शुक्र से संबंध बना ले, अथवा नवम भाव में बैठकर मंगल शनि या शुक्र से संबंध बना ले, तो ये योग कारक हो जाता है। ये सिंपल सा सिद्धांत है, बड़ा सिंपल तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया गया है। अब एक चीज और समझने वाली है कि यदि यह केंद्र या त्रिकोण में अकेला बैठेगा और संबंध नहीं बनाएगा दूसरे से तो क्या होगा। देखिए योग कारक तो तब भी होगा, शुभ फल तो तब भी प्रदान करेगा, लेकिन विशेष योग कारक नहीं बन पाएगा। उसका जो राहु केतु की आइडियल पोजीशन बताई गई है, बेस्ट क्या हो सकता है राहु केतु, बेस्ट रिजल्ट्स कब दे सकते हैं राहु या केतु में से कोई एक ग्रह, वो इस कंडीशन में दे सकते हैं जो कि श्लोक नंबर 21 बात कर रहा है। लेकिन अगर इन तीनों केंद्रों में से किसी एक में बैठ जाए या इन दोनों में से किसी में बैठ जाए तब भी शुभ होगा। जैसे ये केतु लग्न में बैठा है, लग्न का मतलब केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी होता है लग्न, तो केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होकर विशेष योग कारक बन गया, ये विशेष लाभदायक तो बन गया। लेकिन यदि यह इन दोनों त्रिकोण में से भी अगर और संबंध बना लेता, इन केंद्रों में से किसी एक से संबंध भी बना लेता या एक से अधिक से संबंध बना लेता, तो ये विशेष योग कारक विशेष फल प्रदान करने वाला बन जाता, विशेष शुभ फल प्रदान करने वाला बन जाता। देखिए पहले चर्चा हो चुकी है, बड़ी विस्तार से चर्चा हो चुकी है। जब हमने ग्रहों से संबंधित एक सीरीज चलाई थी तब भी हमने राहु और केतु की बात करी थी। एपिसोड नंबर 8 में हमने सूर्य से लेके केतु तक के सामान्य परिचय की बात करी थी ग्रहों के, जिसमें हमने राहु और केतु दोनों की बात करी थी। इनके गुणों के बारे में विस्तार से बताया था, बहुत माइन्यूट लेवल पे आपको लेके गए थे राहु और केतु के बारे में। 9 ग्रहों की हमने चर्चा की थी बेसिकली, उसमें 9 पार्ट थे एपिसोड नंबर 8 में। और एपिसोड नंबर 9 में सूर्य से केतु तक हमने ज्योतिष उपायों की भी बात करी थी इसकी। तो उसमें अगर आप में से जिसने भी वो देखा होगा तो आप राहु और केतु को लेके बड़े क्लियर होंगे। चलिए इसके अलावा और क्या हो सकता है, देखिए राहु और केतु के बारे में लघु पाराशरी क्या कहती है या पाराशर मत क्या कहता है, पाराशर ऋषि क्या कहते हैं। राहु और केतु छाया ग्रह होते हैं, इनकी अपनी कोई स्वतंत्र फल देने की सामर्थ्य नहीं होती है, न राहु की न केतु की। ये जिस भाव में भी बैठेंगे उसी भाव का फल देते हैं। सप्तम भाव में बैठे हैं सप्तम का फल देंगे, लग्न में भाव में बैठेंगे तो लग्न का फल देंगे। और जिस राशि में होंगे उस राशि के स्वामी यदि बलवान हो जाएगा तो अच्छा फल देंगे, ताकत के साथ देंगे। अगर कमज़ोर होगा तो वीकनेस के साथ देंगे। जैसे राहु शनि की राशि में बैठा हुआ है तो शनि के हिसाब से शनि इसमें कुंडली में नीच का हो रहा है, तो ये विशेष योग कारक नहीं बनेगा। केतु सिंह राशि में बैठा हुआ है, सूर्य की राशि में बैठा हुआ है, सूर्य भी नीच का हो रहा है, तो इसका मतलब ये
विशेष योग कारक नहीं है इस कुंडली में, तो ये राशि के हिसाब से भी फल देते हैं। जिस राशि में बैठे होते हैं उस राशि के स्वामी के हिसाब से फल देंगे। अगर जैसे केतु सिंह राशि में बैठा है और सिंह सूर्य अगर इस कुंडली में योग कारक बन जाता है तो केतु भी योग कारक बन जाएगा। राहु शनि की राशि में बैठा है, शनि इस कुंडली में यदि योग कारक बन जाता है तो ये भी योग कारक बन जाएगा। देखिए इन जनरल हम बात कर रहे हैं, वैसे पर्टिकुलर इस कुंडली की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे अच्छे योग बन रहे हैं, ठीक है ना। ये हम एक विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, सूर्य और शनि आपस में विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, लेकिन इसकी हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट जब हम बात करेंगे विपरीत राजयोग की। इसी लघु पारश्री में विपरीत राजयोग की भी बात आएगी, उसके सिद्धांतों की भी चर्चा होगी, लेकिन हम इन जनरल बात कर रहे हैं, एक सामान्य भाषा में बात कर रहे हैं। तो राहु और केतु जिस राशि के स्वामी की जो स्थिति होती है कुंडली में, जिस राशि पे बैठे हैं उसके स्वामी की जो कुंडली में स्थिति होती है उसके अनुसार फल देगा। ये हमने बात करी ली कि जिस ग्रह के साथ बैठेंगे उसका तो विशेष रूप से फल देंगे ही देंगे, जिस भाव में बैठेंगे उसके अनुसार फल देंगे। शुभ भाव में बैठेंगे तो शुभ फल देंगे, अशुभ भाव में बैठेंगे तो अशुभ फल देंगे। अब देखिए क्या क्या स्थितियां हो सकती हैं, थोड़ी सी छोटी सी चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगी हर चीज़। मान लीजिए कि राहु और केतु अकेले बैठे हुए हैं, जैसे इस कुंडली में अकेले बैठे हुए हैं, किसी से संबंध नहीं बना रहे, किसी से युति संबंध इनका नहीं है। अब क्या है, यदि ये केंद्र या त्रिकोण में स्थित होंगे और केंद्र में जो राशि है वो क्रूर ग्रह की राशि है या पाप ग्रह की राशि है, जैसे हमने शुभ ग्रह अशुभ ग्रहों की बात करती है, अशुभ ग्रह की राशि है, शुभ ग्रह की राशि नहीं है, तो यह अशुभ फल देने वाला होगा। और शुभ ग्रह की अगर राशि है तो शुभ फल देने वाला होगा। अशुभ ग्रह की राशि है तो अशुभ का सिद्धांत क्या बताया था, जो हमने अभी लघु पारश्री में ही चर्चा करते चले आ रहे हैं। अगर अशुभ भाव की राशि होगी तो वह अशुभ फल प्रदान नहीं करेगा, शुभ सम हो जाएगा। और शुभ फल की शुभ ग्रह की राशि होगी तो शुभता नहीं देगा, ये सम हो जाएगा। तो अगर केंद्र में होता है तो ये एक तरह से सम वाली स्थिति में रिएक्ट करेगा। अगर ये त्रिकोण में है तो विशेष रूप से शुभ बन जाएगा, क्योंकि त्रिकोण में तो कोई भी अगर ग्रह होता है, या त्रिकोण का सिद्धांत क्या था कि शुभ फल ही प्रदान करता है। केंद्र में था केंद्र अधिपत्य दोष की जो हमने बात करी थी कि शुभ होगा तो शुभता नहीं देगा, अशुभ होगा तो अशुभता नहीं देगा, लेकिन त्रिकोण में अगर होगा तो शुभता ही प्रदान करने वाला होगा। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, केंद्र और त्रिकोण का तो स्वामी हो, लेकिन दूसरी राशि जैसे ये केंद्र जिस केंद्र में या जिस त्रिकोण में हो उसकी दूसरी राशि अगर 3, 6, 11 में पड़ जाए, त्रिषडाई में पड़ जाए, 3, 6 और 11 त्रिषडाई में अगर पड़ जाती है तो इसमें अशुभता आ जाती है, तो अशुभता प्रदान करने वाला होगा। और इसी के साथ अगर दूसरी राशि अष्टम भाव में पड़ जाती है, जैसे यहाँ पे मकर राशि हो, यहाँ पे कुंभ राशि हो, अगर अष्टम में पड़ गई तो यहाँ पे तो न्यूट्रल हो गया, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव हो गया, तो इसका मतलब ये अष्टम की तरह रिएक्ट करने लगेगा, बहुत अशुभ भी हो जाएगा, अशुभता देने लगेगा। एक कंडीशन क्या हो सकती है, ये स्वयं राहु या केतु में से कोई अष्टम भाव में बैठ जाए, तो देखिए ये एक अनुभव भी है। अगर ऐसा हो जाता है ना, विशेष रूप से मारक बन जाता है, ये बहुत अशुभ हो जाता है। अभी इनिशियल लेवल पे केवल एक नॉर्मल हम बात कर रहे हैं, हो सकता है कि वह योग भंग भी हो रहा है किसी और कारण से, या किसी और ग्रह के प्रभाव से वो योग उतना पावरफुल नहीं बन रहा हो अष्टम भाव वाला, लेकिन विशेष रूप से ये नेगेटिव हो जाता है। राहु और केतु में से कोई भी अष्टम भाव में अगर बैठ जाता है, छठे भाव में बैठ जाता है, 6, 8, 11 में अगर बैठ जाता है, तब भी ये विशेष रूप से नेगेटिव बन जाता है, लेकिन अष्टम में बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। इसमें तो ये भी कंडीशन होती है कि ये दूसरी राशि इसकी किस में पड़ रही है, द्वितीय भाव में पड़ रही है, द्वादश में पड़ रही है। देखिए ये इसके लिए अगर आपको बहुत अगर माइन्यूटली जानना है तो फिर इसी लघु पारशरी के पीछे वाले श्लोकों को आपको देखना पड़ेगा, जिसमें बहुत विस्तार से हम चर्चा कर चुके हैं। ओवरऑल बात ये आती है कि राहु और केतु केंद्र में बैठकर त्रिकोणेश के साथ संबंध कर लें या त्रिकोण से संबंध कर लें, अथवा त्रिकोण में बैठकर केंद्र से संबंध कर लें, तो श्रेष्ठ योग कारक बन जाते हैं। श्लोक नंबर 21 केवल हमें यही मैसेज देता है।
नेक्स्ट जो हम बात करेंगे राजयोग भंग की, श्लोक नंबर 22 में। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।